अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों दिल्ली में बीआरएस पार्टी के नए दफ्तर का इफ्तिताह। जगतियाल जिले में सड़क हादसा, 3 नाबालिग लड़कों की मौत, मरने वालों में मोइन खान भी शामिल। मशहूर यूट्यूबर और बाइक राइडर अगस्त्या चौहान सड़क हादसे में हलाक, 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के दौरान पेश आया हादसा। हैदराबाद के पुराने शहर में बिहार के नौजवान का कत्ल। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों दिल्ली में बीआरएस पार्टी के नए दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। चीफ मिनिस्टर व बीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के वसंत विहार में नौ तामीरशुदा बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह किया। बादशाह व इमारत की पहली मंजिल पर वाक़ अपने चैम्बर में इस इफ्तिताही प्रोग्राम में वज़रा गए। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने इनको मुबारकबाद दी। तारक रामाराव, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, अरकान पार्लियामेंट किशोर राव, संतोष कुमार और कई एमएलएज, एमपीज, पार्टी लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। बीआरएस भवन की इफ्तिताही तकरीब बड़े धूमधाम से मनाई गई। ये इमारत 11,000 मुरब्बा फुट पर फैली हुई है जो 4 मंजिला है। पद्ममालिनीं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते गृहयुगं स्मरामि। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्च मशहूर यूट्यूबर और बाइक राइडर अगस्त्या चौहान सड़क हादसे में हलाक, 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के दौरान पेश आया सड़क हादसा। उत्तराखंड की दारकूमत देहरादून का रहने वाला मशहूर यूट्यूबर अगस्त्या की हादसे में हलाक हो गया है। 4 जुम्मे को यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में इसकी मौत हो गई। अगस्त्या चौहान का हादसा यमुना एक्सप्रेसवे के पॉइंट 46 के करीब सुबह 10 बजे के करीब पेश आया, जहाँ इसकी मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में इसका हेलमेट टूट गया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगस्त्या चौहान अपने दोस्तों के साथ यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली जा रहा था। अगस्त्या की उम्र सिर्फ 22 साल थी। दिल्ली में अपनी पूरी डायरेक्शन को मॉडिफिकेशन करा दूं। चलो चलो चलो। जगतियाल जिले में सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 3 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई। मरने वालों में मोइन खान भी शामिल। तेलंगाना में पेश आए सड़क हादसे में 3 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई है। जगतियाल के कोनापुर में पेश आए सड़क हादसे में 3 नाबालिग लड़के हलाक हो गए। मरने वालों में मोइन खान भी शामिल है। जरा के मुताबिक भीमार मंडल मुसक्खर के रहने वाला 18 साल मोहम्मद मोइन खान, राघू जी पेट के रहने वाला 17 साल जी अभिषेक और मेड़पल्ली के रहने वाली वापसी वाला 15 साल बीवी संदीप एक तकरीब में केटरिंग का काम करने के लिए मलयालम मंडल गए हुए थे के दौरान शाम में इन तीनों की बाइक्स को डीसीएम वैन ने टक्कर दे दी। शदीद तौर पर जख्मी नौजवानों को मुकामी अफराद इलाज के लिए जगतियाल की सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान मोइन खान और अभिषेक की मौत हो गई। दौरान की हालत की तशवीशनाक होने पर इसको बेहतर इलाज के लिए करीमनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी भी इलाज के दौरान मौत वाक़ई हो गई। हैदराबाद के पुराने शहर में बिहार के रहने वाले नौजवान का कत्ल पेश आया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान के कत्ल की वारदात रोनुमा हुई है। हाईकोर्ट के करीब सोलभ कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले मिथिन नामी नौजवान का कत्ल कर दिया गया। जराये के मुताबिक इस पर खंजरों से हमला करके इसकी जान ले ली गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक 10,000 रुपये के लिए हुए झगड़े में नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया। इंडिया में सऊदी अरब की सयाहत के लिए रुझान में इजाफा। हिंद सऊदी ताल्लुकात तारीखी है। दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे के मुल्क आने का सिलसिला भी इतना ही पुराना है। 1970 की दिहाई से हिंदुस्तानियों का बसिलसिला रोज़गार आने का सिलसिला तो आज भी जारी है और दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स मुकीम हैं। इसके अलावा बग़र्ज़ सयाहत भी नात दोस्ताने बाशिंदे सऊदी अरब आते हैं। सऊदी अरब की जानिब से रवां बरस के आखिर तक 20 लाख इंडियन सयाहों को मुल्क लाने की तशहीर मुहिम के बाद इंडियंस की सऊदी अरब आमद में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक और गैंगस्टर पुलिस इनकाउंटर में हलाक। उत्तर प्रदेश में पुलिस के साथ इनकाउंटर में एक और गैंगस्टर मारा गया। मेरठ में स्टेट स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ने गैंगस्टर अनिल दुजाने को इनकाउंटर में मार डाला। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा है कि अनिल दुजाने मेरठ के मज़ाफ़ात में फायरिंग के तबादले में मारा गया। इस वाक़े से मेरठ में कशीदगी पैदा हो गई है। मेरठ पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। गैंगस्टर अनिल दुजाने के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 62 मुजरमाना मुकदमा दर्ज हैं। इसमें कत्ल के 18
18 मुकदमा दर्ज हैं वो डकैतियों, चोरियों और ज़मीनों पर कब्जे जैसी गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्विस था। इसके लिए इसने उत्तर प्रदेश के मगरबी इलाके में कई चुटेल गैंग बनाए हैं। पुलिस पिछले कुछ अरसे से अनिल दुजानी की तलाश में थी। सर एनकाउंटर में ढेर हो गया है सर, मेरठ में ढेर हुआ है, क्या डिटेल्स हैं सर? अभी थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम हैं। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूंगा। सर, स्कॉर्पियो कार में कौन कौन सवार था सर अनिल दुजाना पर जब उसने यूपी एसटीएफ पर फायरिंग की है? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकल कर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। इस सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती हैं मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध ठीक है सर, थैंक यू। कल जुमे को साल का पहला चांद ग्रहण होगा। साल का पहला चांद ग्रहण 5 मई को होगा। 130 साल बाद बुध पूर्णिमा और चांद ग्रहण दोनों एक साथ होंगे। साल का पहला चांद ग्रहण कल यानी 5 मई बरोज़ जुमा होगा। चांद ग्रहण रात 8:64 पर शुरू होगा और रात 1:02 बजे ख़त्म होगा। चांद ग्रहण का कल दौरान या 4 घंटे 15 मिनट बताया जाता है। चांद ग्रहण कहाँ देखा जाएगा? चंद्र ग्रहण 2023 कहाँ जाएगा? साल का पहला चांद ग्रहण यूरोप, एशिया के बेशतर हिस्सों, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बहरकाहिल, बहर ख़यानूस, एंटार्कटिका और बहर हिंद में नज़र आएंगे। हिंदू पंजाब के हिसाब के मुताबिक ये चांद ग्रहण भारत में नज़र नहीं आएगा। खातून खिलाड़ियों के साथ सुलूक शर्मनाक, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को यहां जंतर मंतर पर मुजाहरा कर रही खातून खिलाड़ियों के साथ किए जाने वाले सुलूक को शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि मुल्क की बेटियों पर हो रहे जुल्म को रोका जाए और इनकी बात सुनी जानी चाहिए। कांग्रेस लीडरों ने कहा है कि बेटी बचाओ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत की मुनाफिकत है। खिलाड़ियों के आंसुओं से बहुत तकलीफ होती है, इसलिए इन पर होने वाले मुजालिम बंद करके इन्हें इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया कि मुल्क के खिलाड़ियों के साथ इस तरह का सलूक इंतहाई शर्मनाक है। बेटी बचाओ सिर्फ एक मुनाफिकत, दर हकीकत बीजेपी हिंदुस्तान की बेटियों को अजियत देने से कभी पीछे नहीं हटी। मशहूर आलमीदीन हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद कमालुर रहमान साहब का साना इर्तिहाल की बुजुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना शाह कमालुर रहमान बाउमर 80 साल वल्द हज़रत शाह सूफ़ी ग़ुलाम मोहम्मद का मुख्तसर सलामत के बाद 3 मई चारशुमा नमाज ज़ोहर से क़ब्ल इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा जुमेरात 4 मई बाद नमाज फ़जर अहाता दारुल उलूम हैदराबाद मस्जिद शिवरामपल्ली में अदा की गई और तदफीन कब्रिस्तान फरमानवाड़ी एबर्स मुतसिल दफ्तर रोज़नामा सियासत पसमानदगान में अहलिया के अलावा 6 लड़के और 5 लड़कियाँ शामिल है। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ लगाया गया चोरी का इल्जाम साबित, वज़ीर आज़म मोदी का दौरे मनसूख। गुलबर्गा जिले के चित्तापुर असेंबली हलके की बीजेपी उम्मीदवार मणिकंठ राठौड़ के खिलाफ चोरी का इल्जाम साबित होने के बाद चित्तापुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम को मनसूख कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 मई को कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के चित्तापुर हलके में मुनक़िद होने वाले जलसे आम में शिरकत करने वाले थे, इसे मनसूख कर दिया गया। चित्तापुर असेंबली हलके के बीजेपी उम्मीदवार मणिकंठ राठौड़ के खिलाफ कई मुजरिमाना मुकदमा दर्ज हैं और अपोजिशन पार्टियाँ इसको लेकर शदीद नाराज़गी का इजहार कर रही हैं। अब जबकि मणिकंठ के खिलाफ चोरी का इल्ज़ाम साबित हो गया है, बीजेपी हरकत में आ गई है और इस इंतखाबी मुहिम को मनसूख कर दिया है जो नरेंद्र मोदी चित्तापुर में मणिकंठ राठौड़ के लिए करने वाले थे। बताया जा रहा है कि कालिस्तान में आंगनबाड़ी के बच्चों को दिया जाने वाला दूध का पाउडर बेचने के मामले में मणिकंठ राठौड़ को कसूरवार ठहराया गया है और इत्तलात है कि राठौड़ ने इस केस के सिलसिले में अदालत में अपील दायर की है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोरिस ब्रेंडे ने रियासती IT व सनत के वजीर KT रामाराव को 14वें वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में मदऊ किया है। ये इजलास चीन के तिनांजा में 27 जून ता 29 जून मुनक़िद किया जा रहा है। रियासती वजीर KTR को दिए गए दावत में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोरिस ब्रेंडे ने कहा है कि रियासती IT व सनत के वजीर KTR के विजन की वजह से तेलंगाना रियासत IT की टेक्नोलॉजी में सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस इजलास में दुनिया भर से बैनुल-अक़वामी तंजीमों और तालीमी इदारों से रहनुमाओं को मदऊ किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत किसानों से तबाहशुदा धान खरीदेगी। चेयरमैन सिविल सप्लाई ने बताया है कि वज़ीर आला KCR की हिदायत पर किसानों से तबाहशुदा धान को खरीदा जाएगा।
इस सिलसिले में जुमेरात के रोज तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के चेयरमैन रविंद्र सिंह ने यादाधारी भुवनगिर जिले की बीबीनगर मंडल के गडूर में धान की खरीदारी का मरकज का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि किसानों को गैर मौसमी बारिशों की वजह से हुए नुकसान से किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केसीआर हुकूमत इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक गैर मौसमी बारिश से गीले होते धान को खरीदा जाएगा। तेलंगाना में बारिश का इम्कान। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात हैदराबाद ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान है। इसी अरसे के दौरान रियासत के कई अजला में गरज और चमक के साथ 30 ता 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। मई को जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में तूफ़ानी गर्दाब का इम्कान है, जिसके ज़ेर असर 7 मई को इसी इलाके में कम दबाव बन सकता है। कर्नाटक इंतखाबात कांग्रेस को फंड देने वज़ीर आला तेलंगाना पर बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस को फंड भेजने का इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने दावा किया है कि वज़ीर आला ने क़ब्ल अज़ी पड़ोसी रियासत में JDS की हिमायत की बात कही थी। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एक तरफ रियासत में गैर मौसमी बारिश के सबब किसान परेशान का सामना कर रहे हैं, तो वज़ीर आला सियासत करने के लिए दिल्ली गए। कर्नाटकలో ఎన్నికలతో మహారాష్ట్ర ప్రచారం చేస్తున్నానే మహారాష్ట్రలో పోటీ చేసిండు ఒక్క సీట్ రాలే కర్ణాటకలో పోటీ చేస్తున్నాడు ఎందుకు పోటీలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలి మొత్తం ఊకదప్పుడు పని కర్ణాటకలో బీజేపీ సంగతి చెప్తాం బీజేపీని గద్దె తీస్తాం మేము పోటీ చేస్తామని చెప్పి పోయిండు కనీసం లాపత్తలు కూడా కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి ఇంకా అక్కడ బీజేపీ ఓడగొట్టడానికి అక్రమంగా అడ్డగోలు చంపేసిన పైసలు మొత్తం తీసుకుపోతున్నాడు అంటే ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ బజరంగ దళ నిషేధించడం ఇక్కడ కర్ణాటక ప్రజలంతా కూడా బజరంగ దళ్ మీద నిషేధం విధించడానికి కారణమైంది. ఇలా PFI అనేటువంటి ఒక ఉగ్రవాద సంస్థ అనేక రాష్ట్రాల్లో నిషేధింపబడిన సంస్థ, హిందువుల మీద హత్యాకాండ నిర్వహిస్తున్న సంస్థ, ఈ దేశానికి వ్యతిరేకంగా ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా హత్యాకాండను దమనకాండను విధ్వంసాలను సృష్టిస్తున్న PFI లాంటి సంస్థలను మాత్రం బ్యాన్ ఎత్తివేస్తాన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశం కోసం ఈ ధర్మం కోసం హిందూ సమాజం కోసం ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాంగబద్దంగా పనిచేస్తున్నటువంటి హిందూ సమాజంలో కూడా చైతన్యం కలిగించినటువంటి హిందూ సమాజాన్ని సంఘటిత చేసేటువంటి ఒక సంస్థ బజరంగ దళ్ మీద నిషేధం విధించడానికి కారణం ఏందో కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టం చేయాలి. ఇలా బజరంగ దళ్ నిషేధం విధిస్తున్న వెంటనే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో పూర్తిగా రాజకీయ సమీకరణలు మారిపోయాయి. కర్ణాటక సమాజం అంతా ఒకటేది. రాబోయే రోజుల్లో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో హిందువుల పరిస్థితి ఏంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే హిందువుల పరిస్థితి ఏందని చెప్పి ఇలా ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు. ఇలా 4 రిజర్వేషన్ రాష్ట్రంలో నిషేధిస్తామని చెప్పి ఎత్తేస్తామని చెప్పాను. అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లిం రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తామంటున్నారు. ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ ముస్లిం రిజర్వేషన్ ఎత్తేసి మన SC ST BC ఆ వర్గాలకు న్యాయం చేస్తాం, అవసరం అగ్రవర్ణాల పేదలకు న్యాయం చేస్తామని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రకటించింది. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ మత సంతృష్టిగా నిబద్ధతను ఒక వర్గం ఓట్ల కోసం ఇలా అనేక విధాలుగా ప్రయత్నిస్తూ వాళ్ళకి హిందూ సమాజాన్ని హేళించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా కర్ణాటకలో వచ్చేది మోడీ రాజ్యం, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వమే. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తుందో చెప్తలేదు. అభివృద్ధి విషయంలో కాంగ్రెస్ స్పష్టం చేస్తారు. కేంద్రంలో వల్ల తిరిగి ఏర్పడేది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం. కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం ఇస్తే నిధులు ఎక్కడ తీసుకొస్తారు, ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తుంది? కాబట్టి ఉన్న అభివృద్ధిని ఆపేసే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి మళ్ళా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం రావాలి. ఇక్కడ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో BJP ప్రభుత్వం వస్తుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా నిర్ణయించుకున్నారు భారతీయ జనతా ప్రభుత్వం వస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా నిన్న అకాల వర్షాల వల్ల వడగళ్ల వాన వల్ల నష్టపోయినటువంటి అనేక ప్రాంతాలను గతంలో సందర్శించడం జరిగింది, నేను కూడా తిరగడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రజలు రైతులందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఏడుస్తున్నారు, విలువలాడుతున్నారు. పూర్తి పంట నష్టం జరిగింది. చేతికి పిడికలు వడి కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఈసారి పెట్టుబడికి ఎక్కువ పురుగు అని దోమ అని చెప్పి అనేక సందర్భాలు ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఇక పెట్టుబడి ఒక 30,000 రూపాయలు ఒక ఎకరానికి అదనంగా పెట్టుబడి పెట్టే రైతులందరూ కూడా. కానీ ఇక్కడ రైతుల గురించి ఆలోచించాల్సిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కనీసం ఇక రైతుల గురించి పట్టించుకోకుండా మన ఢిల్లీ పోయి రాజకీయాలు చేస్తా అంటే రైతాంగం ఏడవాలి. 8 సంవత్సరాలు ఒక్క రైతు కుటుంబానికి ఒక్క పైసా ఇచ్చిన దాఖలు లేవు. మన కేంద్రం ఏమి ఇచ్చింది అంటాడు. NDRF నిధులు కేంద్రం ఇచ్చింది. 8 సంవత్సరాలు 3,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినాం. 3,000 కోట్ల రూపాయల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ రైతు కుటుంబానికి ఎన్ని నిధులు ఇచ్చాడో రాష్ట్ర ముఖ్య స్పష్టం చేయాలి. ఫసల్ బీమా అమలు చేయమంటే చేయడు.
లేదా అవ్వ పెట్టదో అడుక్కొని అనే పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పరిస్థితి. ఒకటి మొన్న మన జిల్లాకి వచ్చిండు రామోడికి వచ్చి ఒక్కొక్క ఎకరాన్ని 10,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు. ఎంతమందికి ఇచ్చిండు? ఫస్ట్ 2 లక్షల మంది అన్నారు, 2,90,000 మంది, 2,50,000 మంది అన్నారు. 228 కోట్ల రూపాయలు వసూలు నిధులు ఇస్తానని చెప్పన్నాడు. మళ్ళా దాన్ని కుదించి 1,00,000 ఎకరాలని చెప్పన్నాడు. 1,00,000 ఎకరాల నుంచి మళ్ళా దాన్ని కేవలం 150 కోట్లు మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తున్నాడు. ఈ 150 కోట్లు పోయింది, 2,50,000 ఎకరాలు పోయింది, ఈ 1,00,000 ఎకరాలు పోయింది, 10,000 రూపాయలు పోయినాయి. ఒక్క ఎకరానికి ఒక్క కుటుంబానికి ఒక్క పైస కూడా ఇవ్వలే. అది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ నిధులే. కాబట్టి మాటలు తప్ప చేతల్లో ముఖ్యమంత్రి ఏం చేయడన్న విషయం ఇవాళ రైతాంగం గుర్తించింది. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు ప్రారంభిస్తే ఇలా 30% మంది రైతులు ఇలా ఇబ్బంది పడేవారు కాదు. కొనుగోలు ప్రారంభించలే, కొబ్బరికాయలు కొట్టి కొన్నాపేశారు. కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పడేసి కొనుగోలు ప్రారంభించడం కొన్ని కేంద్రాలున్నాయి. మరి ఇట్లా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి తెలంగాణలో ఉన్నది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వెంటనే రాజకీయాలు బంద్ చేసి ముందుగా రైతులను ఆదుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నది. అనేక ప్రాంతాల్లో రైతులకు భరోసా కల్పించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ అనేక కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉన్నది. मिडमानेर संबंधी तेलंगाना आज़मीन हज के काफिलों की 7 जून से रास्त जिद्दा रवानगी। हज 2023 के लिए तेलंगाना आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का 7 जून को आगाज़ होगा। हैदराबाद एम्बार्गेशन पॉइंट से तकरीबन 5,200 आज़मीन हज की रवानगी का इम्कान है। तेलंगाना हज कमेटी का इजलास सदर नशीन जनाब मोहम्मद सलीम की सदारत में आज हज हाउस में मुनक़िद हुआ। इजलास में हज कैंप के इंतजाम और आज़मीन हज की रवानगी और वापसी के इंतजाम को खतियत दी गई। इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सदर नशीन हज कमेटी जनाब मोहम्मद सलीम, सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब मसीउल्लाह खां और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब शफी उल्लाह ने बताया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन के काफिलों की रवानगी का जो शेड्यूल तैयार किया है, इसके मुताबिक 7 ता 22 जून काफिलों की रवानगी अमल में आएगी और हैदराबाद से काफिले जिद्दा रवाना होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उड़ीसा का 3 रोज़ा दौरा शुरू कर रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उड़ीसा का 3 रोज़ा दौरा शुरू कर रही हैं। अपने दौरे के दौरान वो रियासत के मेमोरजभंज ज़िले में रायरंगापुर, पहदापुरा और बरीबाड़ जाएंगी। आज सदर जमहूरिया फापुर में हुनरमंदी की तरबियत के मराकज़ और एक कम्युनिटी सेंटर का संग बुनियाद रखेंगी। फिल्म केरला दी स्टोरी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जमीयत उलमा ने केरला हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। मजहबी हम आहंगी तबाह करने के लिए बनाई गई केरला दी स्टोरी नामी फिल्म की रिलीज पर फौरी पाबंदी लगाने के लिए जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत न किए जाने और अर्जी गुजार केरला हाई कोर्ट से रुजू करने के मशवरे के बाद जमीयत उलमा हिंद की जानिब से आज केरला हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी गई है। जमीयत उलमा हिंद की जारी करदा रिलीज के मुताबिक सीनियर एडवोकेट PK इब्राहिम ने पिटीशन दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन पहलवानों को हरासा करने से मुताल्लिक दरख्वास्त बंद की। सुप्रीम कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के सरबराह और भारतीय जनता पार्टी BJP के रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण सिंह पर जिनसे ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली 7 खवातीन पहलवानों को हरासा करने की शिकायत पर FIR दर्ज करने और मुतल्लिका दरख्वास्त गुजारों को मुनासिब पुलिस की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराए जाने के बाद जुमेरात को दरख्वास्त पर आगे समाअत बंद करने का हुक्म दिया। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।